जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी। ये है CDS 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहली बार CDS को अप्रोच करना चाहते हैं या शायद पहले एग्जाम दे चुके हैं लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो पेपर को समझ ही नहीं पाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टाइटल है अ बिगिनर्स गाइड टू CDS 2026। तो इस वीडियो को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये किसी भी तरह की प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं पर्सनली CDS एग्जाम को मैंने 9 टाइम्स अपेयर किया था, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट से मेरे को दिक्कत आई थी जिसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन जो मेरे लास्ट के 7 अटेम्प्ट्स थे मैंने 1 बाय 1 उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो मैंने उन 2 अटेम्प्ट्स में गलतियां करी और जो चीज़ें मैंने सही करी अपने लास्ट के 7 अटेम्प्ट्स के अंदर, उन सब चीज़ों की एक समरी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैं पिछले 5 साल से CDS एग्ज़ाम के लिए पढ़ा भी रहा हूँ, तो जो पैटर्न्स चेंज हुए हैं इसके अंदर और जिस तरीके का एक नया करिकुलम जो है आपका UPSC लेकर आया है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है उन सारे के सारे कैंडिडेट के लिए जिनका सपना है टू क्वालिफाई CDS एग्जामिनेशन, चाहे वो OTA टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो IMA, AFA, INA टारगेट कर रहे हैं। उन सब के लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं ऑलरेडी कि पैटर्न क्या है तो आप स्टार्टिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अप्रोच की बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार CDS एग्जाम को प्लान कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्टिंग वाला पार्ट भी देखना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस एक पर्टिकुलर चीज के साथ भी प्रॉब्लम फेस होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पैटर्न की। CDS एक बहुत ज्यादा सिंपल पेपर है, ठीक है, और CDS को आप एज्यूम कर सकते हैं एक ऐसा पेपर जो आपको एडमिशन दिलाएगा। ठीक है, CDS क्या है? एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपको एडमिशन दिलाएगा इनटू 4 अकेडमीज। ठीक है, और वो 4 अकेडमीज कौन सी है बेटा? एक है आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एक है इंडियन नेवल अकेडमी और आगे है आपकी एयरफोर्स अकेडमी। ये हो गए 3 अकेडमीज। और बेटा एक अकेडमी है आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, अगर मैं बेसिक तरीके से आपको मैं बताऊं तो ये जो 3 अकेडमीज हैं ये आपको फौज में ऑफर करती है पीसी बड़ी कॉमन टर्म है, इसको हम कहते हैं परमानेंट कमीशन। तो अगर आप CDS के पेपर में अपेयर करोगे विद योर प्रेफरेंस, जो कि बेसिकली आप चूज कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियर हैं तो बेटा अगर आप इंजीनियर हैं तो ही आप एलिजिबल है INA के लिए, लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, आप मैथ्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप IMA और साथ में आप एयरफोर्स अकेडमी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या ऑफर करता है आपको? परमानेंट कमीशन। IMA का अगर आप एग्जाम या कट ऑफ क्लियर करते हैं तो बेटा आपको आर्मी में परमानेंट कमीशन ऑफर की जाएगी और IMA देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी। और जब हम बात करते हैं INA की तो बेटा नेवी के लिए आपकी मेरिट क्लियर हो रही है और आप इंडियन नेवल अकेडमी जो आपका एजिमला में है वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप एयरफोर्स की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो बेटा आपकी जो आपका AFA धुंडीगल यानी जो हैदराबाद है वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी एज एन एयरफोर्स ऑफिसर फॉर परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन के लिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं। बेसिक जो वीडियोस हैं एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत बार बना चुका हूं। तो अभी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आप समझ चुके हैं कि आप इनमें से किसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं आर्ट्स के बच्चे, तो आर्ट्स के बच्चे बेटा सिर्फ और सिर्फ OTA और IMA के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइंस के बच्चे, तो साइंस के बच्चे OTA, IMA और एयरफोर्स के लिए एलिजिबल है, और जो इंजीनियर्स है वो चारों के लिए एलिजिबल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रखी है वो चारों के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये जो OTA है बेटा ये आपको ऑफर करता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। और दूसरी बात, ये जो PC वाला ऑप्शन है CDS के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि भारतीय फौज में आपका फीमेल्स को परमानेंट कमीशन नहीं मिलती है, लेकिन परमानेंट कमीशन मिलती है
या तो एनडीए से, आप एनडीए से पास आउट होकर अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आपको पीसी ऑफर की जाती है, या तो ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू सर्व करने के बाद आप आगे अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी एक्सटेंशन। ठीक है, तो याद रखना इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं किसमें, ओटीए के लिए। ठीक है, तो बेटा अगर आप इनमें से किसी भी एकेडमी में जाना चाहते हैं पीसी के फॉर्म में, आप एलिजिबल भी हैं, तो आपको एक छोटी सी बात का ध्यान देना है कि आपको 3 पेपर्स में अपेयर करना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, साथ में है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, और साथ में इन तीनों पीरियड की जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स की है। और बेटा याद रखना इन 2 आवर्स के बीच में आपको ब्रेक भी मिलेगा, वो नोटिफिकेशन में लिखा होता है, कई बार 1.5 घंटा है, कई बार 1 घंटा है। ठीक है, और तीनों के तीनों पेपर में आपके 100 मार्क्स जो है वो होंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि जीके में आएंगे 120 क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश में आएंगे 120 क्वेश्चन, जीके में भी आएंगे 120 क्वेश्चन, जबकि मैथ्स में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में? देखो इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, 120, मार्क्स कितने हैं, 100, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 0.83 मिलेगा, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको 0.27 माइनस कर लिया जाएगा। ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, जीके में भी सेम टू सेम है, और मैथमेटिक्स में सही आंसर के लिए इतना और गलत के लिए -0.33 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये चीज आपने बेसिक यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपने कि तीनों अकेडमीज में अगर आपको पीसी चाहिए तो आपके पास मैथ का पेपर स्किप करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन का टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो याद रखना आप बिना मैथ्स के भी ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपसे 2 पेपर देंगे, एक 120 नंबर का इंग्लिश, एक 120 नंबर का जीके। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया 100 नंबर के पेपर है, तो आपका टोटल 200 नंबर का पेपर जो होगा, इन दोनों के पेपर के बीच में होगा ब्रेक। याद रखना ये सारे पेपर एक ही दिन होते हैं। स्टार्टिंग के 2 स्लॉट्स में होता है इंग्लिश और जीके, और आखिरी स्लॉट होता है मैथमेटिक्स, जिसमें ओटीए वाले बच्चे जो हैं वो अपेयर नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा वीक हैं, एक फीमेल कैंडिडेट के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन अगर एक मेल कैंडिडेट समझता है कि वो मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा वीक है, तो बेटा आप एक स्मार्ट चॉइस बना सकते हैं। आप 2 सब्जेक्ट्स में एफर्ट मार सकते हैं और आप फिर भी ऑफिसर बन जाएंगे। और इन फ्यूचर अगर आपकी इच्छा है फौज में 14 ईयर्स के बाद भी सर्व करने की, तो यस, यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन हमेशा ही शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है। इसमें आपकी जो है सर्विस में कमीशन होने के बाद की जो परफॉर्मेंस होती है, जो आपकी ACR होती है, वो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको जो रूट सही लगता है आप उससे जा सकते हैं। और ये आपको मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया। IM में IN AFI के लिए 300 नंबर का पेपर होगा, और OTA के लिए आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने इतनी क्लैरिटी यहाँ पे बिल्ड कर ली है, तो बेटा मैं आपको डिसेंट से मार्क्स भी बताता हूँ कि कितने कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। बेटा इंग्लिश में किसी भी हालत में आपके 100 में से आपके 70 से कम नहीं आने चाहिए। आपकी पूरी की पूरी गेम खराब हो जाएगी अगर आप इंग्लिश 70 क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जीके में आपके किसी भी हालत में 35 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, और मैथ्स में आने चाहिए आपके 40 मार्क्स। ठीक है, आप ऑब्वियसली इससे ऊपर भी स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स वाले बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, तो इससे जो आपके कलेक्टिव मार्क्स हैं बेटा वो आ जाते हैं 145। 145 में आपकी सारी अकेडमीज की कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें OTA के लिए भी मैं आपको यही मार्क्स बताऊंगा, 70 मार्क्स। ठीक है, लेकिन जीके में जो है आप हमेशा 40+ टारगेट करिए। क्यों 40+ टारगेट करिए? क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं आपके, बच्चे काफी ज्यादा पढ़ के आते हैं, इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं उछाल मारती है। यहाँ के बच्चों को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मिलता है, यहाँ के बच्चों को मैक्सिमम मार्क्स 2 ही सब्जेक्ट से स्कोर करने हैं। तो याद रखना इसमें आप 110 नंबर की कट ऑफ जो है वो पाएंगे। ठीक है, तो 110 नंबर जो होते हैं एक अच्छा स्कोर होता है। लेकिन मैं आपको साथ साथ में बताना चाहता हूं, इस बार एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। 2025 का जो सेकंड पेपर हुआ था सितंबर में, ठीक है, उस पेपर में OTA में जो मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, मेल्स की अलग कट ऑफ गई है, फीमेल्स की अलग कट ऑफ गई है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो ऑफिशियल तो नहीं है, तो मेल्स की जो कट ऑफ है वो रही है कहीं ना कहीं 95 से 100 के बीच में। ठीक है, और जो फीमेल्स की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपकी 105 प्लस
गई है, 105 से कम में आपका काम नहीं बनेगा। तो हर एक फीमेल कैंडिडेट को कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए। और दूसरा आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, OTA में फीमेल्स के लिए केवल 18 सीट्स हैं, ठीक है। कई बार एक आध एक्स्ट्रा 19 सीट भी आ रखी है एक बार, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए कितनी सीट्स होती हैं? 18 सीट्स होती हैं। तो उन 18 सीट्स का जो कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, आपको उसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि कट ऑफ जो रिटर्न के मार्क्स है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अ फीमेल कैंडिडेट शुड ऑलवेज टारगेट एटलीस्ट 10 मार्क्स अबव दी कट ऑफ। तो 120 का ही आप टारगेट कर कर चलें, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। तो दिल जिगर जान, ठीक है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं आप उसको पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दो इस पेपर की तैयारी में। रिटर्न में जितने भी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, याद रखना वो मेरिट में आपका जो प्लेस है उसको पक्का कर देंगे। मेल्स के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि अगर हम बात करें IMA में, तो IMA में लड़कों के लिए होती है 100 सीटें, नेवल अकेडमी में 32 सीटें, AFA में भी 32 सीटें, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं OTA के लिए, उनके लिए होती है 275 सीट्स, ठीक है। तो मेल्स के लिए तो मेरिट वाला कोई ज़्यादा इशू बनता नहीं है। तो वो अगर 2 या 3 मार्क्स मेरिट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और बाद में अपना SSB इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाले चांसेस नहीं बनते हैं। मैंने तो बहुत रेयरली कोई देखा है मेरिट आउट होता हुआ। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने टीचिंग करियर में आज तक कोई भी CDS में मेरिट आउट होता नहीं देखा है। आई हैव रिसेंटली सीन अ गाय, ठीक है, जो रैंकिंग में इंडियन नेवल अकेडमी में टू बी ऑनेस्ट आपको 2 बताऊंगा, दोनों एक साथ रिकमेंड हुए, दोनों निम्बस के बच्चे हैं। एक का रैंक था 54, एक का रैंक था 55, और अभी दोनों ही CDS के थ्रू ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडियन नेवल अकेडमी में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उनकी रैंकिंग पीछे थी, सीट्स 32 थी, रैंक उनका 54 था। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते 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 उनकी कॉल जो है वो आ गई 54 रैंक में। तो मैंने तो इस तरह के बच्चे भी मेरिट आउट होते हुए, मेरिट इन होते हुए देखे हैं। बट फीमेल कैंडिडेट्स में ये काफ़ी बड़ा एक इशू रहता है कि मेरिट का इशू पड़ता है। तो आप पहले से ही जब प्लान करें, तो जो आपकी कट ऑफ है, आप कट ऑफ के बियॉन्ड ही प्लान करें कि आप कट ऑफ के ऊपर ही मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आपको मैंने रियलिस्टिक टारगेट्स जो अचीवेबल भी हैं, मैंने वो आपको यहाँ पे बता दिया। एंड आई होप कि आप इसी तरीके से इनकी तैयारी करेंगे। अब जो CDS का पेपर है, CDS के पेपर को लेके हमें सिलेबस की बात करनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैथ्स के सिलेबस के बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है वो डिटेल्ड है। उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो अगर आपको एक मैथ्स की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ही बताए तो बेटर है, ठीक है। तो दिस इज अ वीडियो फॉर सम अदर डे, ठीक है। अब अदर डे से मेरा मतलब है कल या परसों तक आपको इसी चैनल पे मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो मिल जाएगी बाय राहुल सर, ठीक है। तो राहुल सर इज वर्किंग ऑन अ प्रॉपर वीडियो जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का इन्स एंड आउट्स प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं भी एज अ टीचर रियलाइज करता हूँ। तो इसीलिए मेरे बाद जो वीडियो आएगी CDS 2026 के लिए वो राहुल सर की आएगी, वो आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के। देखो इंग्लिश में मैंने भी अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं अपने अटेम्प्ट्स के अंदर, ठीक है। आई मैनेज टू स्कोर 82, इवन 82 आउट ऑफ 100 वंस। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश को लेकर मैंने बस एक बात समझी थी कि अगर आप किताबों को लेकर चलोगे तो आप इंग्लिश में मात खा जाओगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश को भाषा समझ के, जिस तरीके से आप हिंदी को समझते हैं, अगर आप उस अप्रोच को लेकर चलोगे तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर करोगे। तो याद रखना, इंग्लिश में कुछ खासा सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है। ये पूरा का पूरा एज इट इज फोटो मैं कहाँ से उठा के लाया हूँ? CDS की नोटिफिकेशन से। तो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है? द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। तो याद रखना, जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये सबसे इजी पेपर आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीनों इंग्लिश, मैथ्स और GK में जो सबसे इजी वाला पोर्शन है, टू बी ऑनेस्ट, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में इसीलिए आपको मैंने 70 बोला, और जब मैथ और बात आ गई GK की तो मैंने बिल्कुल ही आधा कर दिया। तो जितने मार्क्स बेटा आप उठा सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में से उतने मार्क्स आपको उठाने हैं। और याद रखना वो कैसे होगा, यहाँ पे लिखा ही गया है, आपको ना अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी इंग्लिश की, और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनती है रीडिंग से, ठीक है। तो रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है इंग्लिश के लिए। अगर आप रीड नहीं करते हैं, अगर आप इंग्लिश मूवीज़, TV सीरीज़ नहीं देखते हैं, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है। देखो मैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और जिस बच्चे की इंग्लिश का एक ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड होता है, जो मतलब फर्स्ट डे से ही इंग्लिश को एटलीस्ट समझता तो है, वो CDS बहुत जल्दी निकालता है। जबकि
कुछ बच्चे जो शायद हिंदी मीडियम से आते हैं, जिनको इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको समय लगता है। ऐसा नहीं कि उन बच्चों ने पेपर नहीं निकाला, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ मी वेयर स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम हैज आल्सो क्लियर्ड सीडीएस पेपर, ठीक है, बट यस इट टुक देम टाइम। तो अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए करनी पड़ेगी रीडिंग। रीडिंग के लिए क्या क्या टिप्स हैं आई विल डिस्कस विथ यू, ठीक है। और फिर है जीके। अब देखो जीके जितना सरल तरीके से यहाँ बताया गया है उतना सरल तरीके से जीके यहाँ पे है नहीं है। क्या बताया है कि बच्चे को होनी चाहिए करंट इवेंट्स की जानकारी, ठीक है, एक तो ये पूछा गया है, ठीक है, जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में आते हैं, ठीक है। फिर उसको जानकारी होनी चाहिए साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की, साइंस एक तरीके से बोल रहा है, साथ में भी ये बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत ऑनेस्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री इस पेपर में नहीं आती, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही आती है। और फिर ज्योग्राफी भी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें इन्होंने मिस कर दी। इन्होंने क्या लिखा है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। लेकिन जब मैं आपसे सब्जेक्ट्स की बात करूंगा तो बेटा सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में आते हैं। इंडियन पॉलिटी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, मिलिट्री नॉलेज एक सेपरेट सब्जेक्ट है। तो याद रखना बहुत ज़्यादा नैरोली डिफाइंड सिलेबस है, क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर सिलेबस इतना नैरोली डिफाइंड है तो आपको पता है कि पेपर भी बहुत उल्ट पटांग सा ही आएगा। आपकी हर एक सोची हुई चीज़ उल्टी पड़ सकती है इस पेपर में। मतलब जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, हो सकता है कि चीज़ें उससे थोड़ी सी अलग ही आपको पेपर में देखने को मिले, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ही कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात, नोटिफिकेशन के अंदर मैथ्स का जो सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन है। मतलब इतना सा स्पेस यूज किया है इंग्लिश और जीके के लिए। और याद रखना टोटल 2 पेज इस्तेमाल किए गए सिर्फ और सिर्फ मैथ का सिलेबस बताने के लिए। तो मैथ का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। और जिन लोगों के ऊपर मैथ्स के पास मैथ्स की कमांड है, जिनको अपने मैथ्स के ऊपर विश्वास है, उन कैंडिडेट्स के लिए मैथ्स का पेपर यहाँ पे वरदान साबित होता है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं ऐसे, ठीक है, खास करके मेल कैंडिडेट्स जो जीके में मतलब नहीं अपना बिल्डअप कर पा रहे थे। उनको 20 नंबर तो मिनिमम स्कोर करने ही होते हैं। देखो याद रखना तीनों पेपर है ना 100-100 नंबर के, तो तीनों में आपको इंडिविजुअली 20-20 नंबर स्कोर करने ही करने हैं। अगर आप टोटल 105, 115 जितने भी नंबर लेकर आ रहे हो आप ओटीए में, अगर आप मिनिमम 20 नंबर स्कोर नहीं कर रहे हो तीनों के अंदर, तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। आपको तीनों में पहले मिनिमम 20 नंबर लेकर आने हैं, उसके बाद कलेक्टिवली आपको जो है वो कट ऑफ के नंबर पार करने हैं। जो मैं आपको 145 बता रहा हूँ परमानेंट कमीशन के लिए, और मैं आपको 90 से 100 बता रहा हूँ मेल्स के लिए ओटीए में, और आपको मैं 105, 110 प्लस बता रहा हूँ ओटीए वीमेन के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इतना सा ही बताया हुआ है। तो क्योंकि इतना सा ही बताया हुआ है इसीलिए ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूँ, ठीक है, कि पढ़ना क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस समय के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तो 5.5 महीने का समय है। मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस महीने के 15 दिन उड़ा दोगे, ठीक है। तो फिर भी हम 5 महीने का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि क्या 5 महीने में ये पेपर निकाला जा सकता है। तो बेटा इसका जवाब है यहाँ पे हाँ, 5 महीने में ये पेपर बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ गिवन कंडीशंस है और एक गिवन अप्रोच है, ठीक है। तो 3 स्टेप अप्रोच आपको फॉलो करना है। आपको करनी है स्मार्ट स्टडी अलोंग विद हार्ड वर्क। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क में आप क्या करते हो, अपना काम टालते हो, ठीक है। लेकिन नेचर का लॉ है कि जो काम टालता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो स्मार्ट वर्क में आपने छोड़ना छड़ाना नहीं है। ये नहीं कि मैं ये कर लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो करूंगा, वो नहीं करूंगा। सीडीएस का पेपर डिफाइंड ही नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है। वेटेज बताई ही नहीं है कि फिजिक्स कितनी आएगी, केमिस्ट्री कितनी आएगी, बायो कितना आएगा, कुछ बताया ही नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन। तो आप हमेशा अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई करो। जो भी इतिहास में जिस एस्पेक्ट के ऊपर भी पूछा गया है आप उसके लिए वैसे ही तैयारी करो, ठीक है। लेकिन पैटर्न्स को एनालाइज करो और प्रायोरिटाइज करो कि पहले मैं क्या करूंगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं कोर सब्जेक्ट्स को अलग से पकड़ूंगा, मैं फेरीफेरी को अलग से पकड़ूंगा और रिवीजन के लिए टाइम बनाऊंगा। तो पहला है कि अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो कि क्या पहले पढ़ूंगा, क्या बाद में पढ़ूंगा। देखो पढ़ना सब कुछ ही है, लेकिन क्या पहले क्या बाद में। पहले आपने करना है अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज, फिर करना है आपने रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस। यानी कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जैसे नॉलेज तो एंडलेस है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कैंडिडेट नॉलेज और रिक्वायर्ड नॉलेज का डिफरेंस समझ आता है,
जो इनके बीच में एक थिन लाइन है, जो उस चीज़ को समझ जाता है, उस कैंडिडेट से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स, दूसरा रैशनलाइज योर सिलेबस, और तीसरा खुद को पक्का करो बाय रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। अब हम इन तीनों के तीनों स्टेप्स के बारे में बारी बारी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो ये 3 है, लिख लो कहीं पे, तुम्हारे पास कोई बोर्ड है लिख लो, क्योंकि मैंने भी जब पेपर एग्जाम दिया था और जब मैंने भी पेपर क्वालिफाई किया था तो उस समय के ऊपर मैं पहली बार में मैं ये नहीं कर पाया था, ठीक है, और दूसरी बार में मैं ये नहीं कर पाया था। ठीक है, ये तो सारे ही करते हैं, प्रायोरिटाइज तो करते हैं। जैसे मैंने सिंपली प्रायोरिटाइज कर लिया था कि मैं मैथ्स का पेपर नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अब फोकस करूंगा इंग्लिश और जीके के ऊपर। ये काम तो सारे कर लेते हैं। हम सिलेबस को रैशनलाइज नहीं करते, हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़रा फोकस करना है, किसकी ज़रा वेटेज आ रही है। ठीक है, और ये दूसरे अटेम्प्ट मैंने ये कर लिया, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट मैंने ये नहीं किया, तो तीसरे में जब तीनों का कॉम्बिनेशन आया तब मेरा पेपर क्लियर हुआ, एंड मैं अभी भी बड़ा खुश होता हूँ। ठीक है, व्हाट आई वांटेड टू अचीव आई कुडंट गेट देयर फाइनली, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मैंने एक पेपर की तैयारी करी और मैंने हर एक अटेम्प्ट में सीखा और अब मैं उसको सिखा पा रहा हूँ। तो मैं अभी भी रियलाइज करता हूँ कि जब भी मैंने पेपर क्वालिफाई किया है सीडीएस का, कट ऑफ से हमेशा मेरे नंबर 10-15 ऊपर ही होते थे। क्यों? क्योंकि मैं इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर चलता था। मैं किसी भी पेपर में, किसी भी अटेम्प्ट में इनमें से ये वाला पॉइंट तो कभी स्किप नहीं करता था। ठीक है, तो मैं प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ की यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। आई होप यू आर स्टिल विद मी। तो चलो यहाँ डिस्कस करते हैं। अब हम करते हैं प्रायोरिटाइज। 3 सब्जेक्ट देखो, याद रखना, मैथमेटिक्स का जो ऑप्शन है वो केवल IMA, AFA और साथ में INA वाले कैंडिडेट्स के लिए है। वो हमेशा इस पेपर की तैयारी करें। याद रखना, जितने भी मार्क्स आपके कट ऑफ में इंग्लिश में और जीके में शॉर्ट होंगे, उन सारे के सारे मार्क्स को आप कहाँ पूरा कर सकते हैं? इस वाले पार्ट में पूरा कर सकते हैं। ये हर एक कैंडिडेट को क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। तो मैथ्स को मैं हमेशा क्या कहता हूँ? मैथ्स को मैं कहता हूँ हमेशा क्वेश्चन। और जिस आदमी के पास मैथ्स की कमांड है उसके लिए CDS ईजी बन जाता है। ठीक है, गर्ल्स के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी है उसको इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, मैं खुद नहीं करता था तैयारी, लेकिन मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे साथ तैयारी करी लेकिन मेरे से पहले पेपर क्वालिफाई करना शुरू किए, उनमें से ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन लोगों में मैथ्स को लेकर एक ज़ील थी, वो मैथ्स को करना चाहते थे, जिससे उनको हमेशा से हेल्प मिली है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, मैंने भी मैथ्स की कोशिश करी, तो मैं भी देखो 35 मार्क्स तो मैं कभी स्कोर नहीं कर पाया मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि मैं आर्ट्स विदाउट मैथ्स में पढ़ा हूँ, मैंने फिर आर्ट्स में अपनी डिग्रीज करी हैं, तो 25 नंबर तक मैंने भी स्कोर करे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये है, जब मैंने पढ़ा तो इतना मुश्किल नहीं लगा। और एक कैंडिडेट जो साइंस बैकग्राउंड से है यार, उसको तो आई डोंट थिंक कि मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत वगैरह आएगी। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, तो है मेरे साथ इश्यूज मैथ्स को लेकर। लेकिन जो लोग मैथ्स करते हैं, जो लोग मैथ्स को समझते हैं, उनके लिए मैथ्स से बड़ा वरदान कोई नहीं है, है ना। फीमेल कैंडिडेट्स आर अनलकी हियर कि उनको मैथ्स का ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जो मार्क्स आपके इंग्लिश में या जो मार्क्स आपके जीके में शॉर्ट पड़ेंगे, सपोज करो यहाँ पे आपको मैंने टारगेट दिया 70 का, 70 नहीं आया 65 आए, यहाँ आपको मैंने टारगेट दिया 30 से 35 का। ठीक है, तो यहाँ चलो 4-5 नंबर आपके शॉर्ट रह गए, यहाँ वो नंबर जो है आपके शॉर्ट नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे आपका हल्का सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो यहाँ पे आपके मार्क्स को पूरा कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलता है, ऊपर से 100 क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे पर क्वेश्चन को सही करने का रिवॉर्ड भी ज्यादा है एज कंपेयर टू जीके एंड इंग्लिश। ये समझ गए? पूरे के पूरे पेपर में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज द इजीएस्ट, इंग्लिश इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे इजी है। इसीलिए आपको मैंने टारगेट कितना दिया है? 70 का टारगेट दिया, 70 प्लस आप खींच सकते हैं। और खींचते हैं बच्चे यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बच्चे 70 से ऊपर लेकर जाते हैं नंबर। ठीक है, मैं खुद देखता हूँ 3-3 महीने की कोचिंग के लिए आते हैं, 3-3 महीने की मेंटरशिप के लिए आते हैं, लेकिन यार नंबर 70 से ऊपर खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने अपनी एक रीडिंग की हैबिट बना रखी है। देखो प्रभात सर बहुत जल्दी इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, और वो भी अगेन कल या परसों में वीडियो लेकर आएंगे।
तो उस वीडियो में आपको डिटेल्ड मैंने पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन करके नहीं तैयारी कर सकते इंग्लिश की। क्वेश्चन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद की गलतियां एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आप इंग्लिश क्वेश्चन करके नहीं सीख सकते। क्वेश्चन करके आप अपनी गलतियां लगती है पता। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अप्रोच करो। जिस तरीके से आपने हिंदी को सीखा है सुन के बोल कर, वैसे ही आपको इंग्लिश पे कमांड बनानी पड़ेगी। और याद रखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। वर्ड्स की लिस्ट को याद करना विद मीनिंग ये बोरिंग तरीका है, ठीक है। मूवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये नहीं कि आप चलो तुम सारा सारा दिन बैठ के मूवियाँ देखते रहो, ये काम भी नहीं करना है। तुमने बनाना है कि अगर मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ तो मैं न्यूज़ इंग्लिश में सुनूंगा, ठीक है। अगर मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, भले ही उसमें मुश्किल वर्ड्स हैं, मैं उन मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा, एक नोटबुक बनाऊंगा, उन वर्ड्स को लिखूंगा। कोई ईडियम है, कोई फ्रेज है, मैं उसको लिखूंगा, क्योंकि वर्कमैन लाइक वर्ड्स चाहिए आपको। तो आमतौर पर जो भाषा भारत में इस्तेमाल हो रही है वो अखबारों में लिखी हुई है। तो आप उन अखबारों को पढ़िए, आर्टिकल समझिए, जीके में नॉलेज मिलेगी आपको। एसएसबी के लिए तो भाई साहब अखबार वरदान है। मैं हर दिन जो सुबह अपनी शुरू करता हूँ वो मैं अखबार से शुरू करता हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनली मेरे घर पे हिंदू आती है, ठीक है। इसके अलावा अकेडमी में 3 अखबार आती हैं। मुझे जो पढ़ी हुई मिल जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में एटलीस्ट एक आर्टिकल तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढूं। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ, तो हमें तो नफरत होती थी ऐसे लोगों से जो टीचर के सामने अंग्रेजी में बात करते थे। हम कहते थे कि ये अलग ब्रीड है ना। अब मैं ब्रीड समझ बोल रहा हूँ, तुम समझ जाओ कि हम क्या ही सोचते थे उनके बारे में, है ना। तो दिस वॉज माई अप्रोच इनिशियली। बट धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, पेपर के लिए पढ़ना शुरू किया, किस मतलब हर कोई कहता था यार, कोई ऑफिसर से कभी हम मिले, हम एनसीसी में थे तो हमारे सीनियर्स जो थे हमें न्यूज़पेपर के बारे में बताते थे। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। रीडिंग न्यूज़पेपर हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इन माई लाइफ वेन एवर इट कम्स टू अकेडमिक्स। मैं किसी भी मुद्दे के ऊपर किसी से बात कर सकता हूँ। आई डोंट से कि मतलब मेरी पीएचडी है हर मुद्दे के ऊपर, लेकिन हाँ आई कैन रफली टॉक, आई कैन एनालाइज थिंग्स। न्यूज़पेपर जब रेगुलर पढ़ते हैं आपकी एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होता है। एंड एसएसबी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अखबार पढ़िए, किताबें पढ़िए, ठीक है। सिलेबस की किताबें पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाते हुए भी आप लिखते हैं तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये 3 चीज़ों को याद रखना, ठीक है। और इन 3 चीज़ों के ऊपर आप मेहनत करते रहेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस करते रहेंगे। बेटा आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने आज तक कभी फॉर्मली ग्रामर नहीं पढ़ी है इंग्लिश के लिए, ठीक है। मुझे पता था कि 10 क्वेश्चन आते हैं हमेशा से जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैंने पर्टिकुलरली फोकस किया पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। मैंने ग्रामर का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझी है। देखो, एक तो वो होता है ना ए एंड द, जो आर्टिकल्स होते हैं वो मैंने पढ़े हैं, ठीक है। और हाँ, किस तरीके से साउंड में होता है, कुछ एक्सेप्शंस होती है, वो मैंने पढ़ी है। आई वॉन्ट लाई टू यू। इसके अलावा मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, समझने की कोशिश करी है, वो भी मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, ठीक है। मैं उसमें भी काफ़ी कंफ्यूज होता था, लेकिन स्टिल आपको मैं बता रहा हूँ कि द हाईएस्ट आई हैव स्कोर्ड इन इंग्लिश इज 82 मार्क्स। एंड दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज मुझे लगता था, मुझे पढ़ के पता लगता था कि ये सही है या ये गलत है, ठीक है। और जब ऑप्शंस होते हैं ना, तो याद रखना आपकी थिंकिंग वैसी बन जाती है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए रीडिंग, साथ में लिसनिंग। अगर कभी न्यूज़ सुन रहे हैं तो अंग्रेजी न्यूज़ प्रेफर करिए। बहुत सारे चैनल है, वायर है, व्योन है, संसद टीवी है। इसके अलावा जो भी आपके बीबीसी है, ठीक है, बीबीसी हिंदी में, लेकिन बीबीसी इंग्लिश में सुनो, तो यू विल गेट टू नो। न्यूज़पेपर पढ़ो हर दिन, है ना। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, देखो हर जगह नहीं आती है, खासकर कि रूरल एरियाज में इंडियन एक्सप्रेस नहीं पहुंची हुई है, तो आप इसके सब्सक्रिप्शन ले लें। पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपकी 1000 रुपये की आएगी। 1000 में आप डिजिटल का जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अप्रोच फॉर इंग्लिश। और जीके जो है 30 से 35 मार्क्स का ही काम है, ठीक है। याद रखना, जो करंट पेपर का पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से 30-35 मार्क्स इनफ है अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग है और मैथ्स भी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपको पता है कि 5 मार्क्स आपके यहाँ से निकलेंगे, कम हो जाएंगे, या हो सकता है कि 65 का ही लेवल है आपका अंग्रेजी का, तो बेटा फिर इसको पुश करो 40 तक। और 40 भी मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा जीके के बारे में प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो आपको मैं नंबर के टारगेट दे चुका हूँ, उसके बाद आपको मैं सब्जेक्ट की प्रायोरिटी बता चुका हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, और इंग्लिश के ऊपर आपको हर दिन काम करना है। याद रखना, जीके में साइंस के 3 आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा एसएसटी का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा करंट अफेयर, मिलिट्री नॉलेज,
कई बार सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस, कई बार कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो देखो 10-12 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं आपके जीके के। लेकिन इंग्लिश एक लौता सब्जेक्ट है, कहाँ 12 सब्जेक्ट्स पढ़ के 100 नंबर का पेपर दे रहे हो और कहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ के 100 नंबर का पेपर दे रहे हो। तो बेटा इंग्लिश को नॉट जस्ट थिंक अबाउट इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज द सब्जेक्ट। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप जीके को दिन में 4 घंटे दे रहे हो तो किसी भी हालत में आपको दिन में इंग्लिश को 2 से 2.5 घंटे देने ही देने हैं, अगर आपकी इंग्लिश में कमियां है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं 1 महीने तक आप इंग्लिश का ये अप्रोच अपनाओ, रीडिंग, लिसनिंग और जो बात करने वाला होता है स्पीकिंग वाला, रीडिंग, इंग्लिश एंड स्पीकिंग। अब स्पीकिंग तुम्हें पता है, ठीक है, दोस्तों में बोलोगे तो हंसेंगे, मिरर में तो बोल सकते हो, कोई आर्टिकल पढ़ा है उसके बारे में बोलना शुरू कर दो, मिरर में तो कर सकते हो। हाँ, कौन करे एफर्ट इतना, बट अगर वर्दी चाहिए तो करना पड़ेगा, है ना। वर्दी के लिए यू हैव टू बी वर्दी, ठीक है। तो ये चीज आई गेस आप समझते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस। आपको मैंने कहा है इंग्लिश की फुल फ्लेजेड वीडियो कौन देंगे आपको, प्रभात सर, और मैथ्स की पूरी वीडियो कौन देंगे आपको, राहुल सर। मैं आपको बताऊंगा जीके में कैसे करते हैं रैशनलाइज। इंग्लिश तो है ही है, करनी ही करनी है। जिसके पास मैथ्स का ऑप्शन है लगाओ टाइम दिन में 2-2.5 घंटे उसके ऊपर और करो मैथ्स को। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट है वो है जीके। तो जीके में साइंस भी है, सब कुछ भी है। देखो पेपर निकालने के लिए आपको मैंने कितना टारगेट दिया है कि 100 नंबर का पेपर है, आप 40 नंबर लेकर आइए। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर लेकर आओ आप, 40 नंबर लेकर आओ। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, ये आपका 45% पेपर है। ठीक है, तो अगर सही एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो बेटा इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही उत्तीर्ण, कमांड या कंट्रोल होने से आप ये आंकड़ा छू सकते हो। समझ गए। तो 45% पेपर क्या है आपका, यानी कि 100 में से 45 नंबर का जो पेपर है वो आपका केवल और केवल ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी। ये इनडिस्प्यूटेबल है, आप इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं लेकिन मैं फिर भी साइंस को प्रमोट करता हूं, क्योंकि साइंस है प्रेडिक्टेबल। पीसीबी है ना, जो पीसीबी क्या है, प्रेडिक्टेबल है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री से नहीं है, शुरुआत से जुड़ी हुई नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस आएंगे। और साइंस का सिलेबस क्या है बेटा, साइंस का सिलेबस है केवल 9th एंड 10th की एनसीईआरटीज। देखो 2 किताबें हैं आपकी, 2 किताबों में आपके 20 के करीब चैप्टर्स हैं, और उन 20 के चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, आप उनकी अच्छी रिवीजन करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मतलब आपने कोई लूज एंड छोड़ा हुआ है यहाँ पे। आप प्रॉपर तरीके से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो साइंस नहीं पढ़ाता है, जिसने साइंस पढ़ी भी नहीं है, बट मुझे पता है कि जब मैंने अपने अटेम्प्ट्स के लिए साइंस पढ़ी, पेपर में जुगाड़ लगाने के लिए मैंने फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स किए, मैंने बायो किया, मैंने केमिस्ट्री किया, तो जो भी मैंने इन एनसीईआरटीज में से किया, मुझे रियलाइज हुआ कि यार सीधे सीधे क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ठीक है, तो इनडिस्प्यूटेबल जो है वो प्लेस है साइंस का यहाँ पे। दूसरा करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए एक पढ़ना है आपने न्यूज़पेपर, और एक कोई भी अच्छी करंट अफेयर की मैगजीन्स, जिसमें आपने कवर करने हैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स। ठीक है, मेहनत वाला काम है। तो याद रखना बेटा, अक्टूबर से शुरू हो जाओ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आधा भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अक्टूबर से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। नवंबर शुरू हो गया ना, तो अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स है उसके लिए कोई भी अच्छी मैगजीन मिल जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपको नाम चाहिए उन मैगजीन्स के तो कमेंट डाल देना, मैं कमेंट में आपको कुछ मैगजीन्स के नाम बता दूंगा जहां से आप सीडीएस के लिए बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो एक हो गया न्यूज़पेपर, पढ़ना ही पढ़ना है, इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है, सीए भी इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, और अगला है आपका ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी के 3 हिस्से हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, और एक है आपकी ह्यूमन या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो देखो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और ये वास्ट सब्जेक्ट किसी भी हालत में आपको 15 से 20 क्वेश्चन लाकर दे देता है। ठीक है,
तो देखो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी करते हैं तो इट कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर्म्स 45% ऑफ योर पेपर, एंड इतना काफ़ी है वैसे। फिर उसके बाद ना केक तो तैयार हो गया आपका। अब केक का जो श्रृंगार है वो कैसे करोगे आप? वो करोगे पॉलिटी से या इकोनॉमी से, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए पॉलिटी इजी होती है, समझ गए? पॉलिटी मैक्सिमम बच्चों के लिए इजी होती है, ठीक है। और इसका भले ही सिलेबस ज़्यादा लेकिन है बहुत इजी, और याद रखना भी बहुत आसान है। तो मैक्सिमम बच्चे पॉलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो आपको जाना चाहिए इकोनॉमी की तरफ। पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं कई बार इजी होते हैं लेकिन कई बार आपको सोचने में बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं, ठीक है। अब यूजुअली एक लेवल आ चुका था 2024 के तक कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बिल्कुल बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके आ रहे थे। तो आप पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, आपको बराबर बराबर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो हमने देखा लास्ट अटेम्प्ट में, पॉलिटी के हल्के से क्वेश्चंस ज़्यादा थे। लेकिन याद रखना ये फिक्स नहीं है कि 2026 में भी ये ज़्यादा ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 3 करने के बाद आपको जाना चाहिए पॉलिटी के ऊपर, ठीक है। अब इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बुक लिस्ट कौन कौन सी है इसके ऊपर आई एम कमिंग विद अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। अगर किसी को भी थोड़ी सी जल्दी है तो कमेंट में लिख देना नीड बुक लिस्ट। मैं आपको एक प्रॉपर बुक लिस्ट जो है यहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं। देखो फ्री सोर्सेज से ही मैं बात करता हूँ, मैं कभी भी आपको पेड सोर्सेज की तरफ नहीं धकेलता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी तैयारी करी थी तो एक्चुअली आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। मेरे को लगता था कि मेरे लिए वो सही रहेगा, ठीक है। बट मैंने जितना भी एक्सपेंस वहाँ पे किया वो घाटा पड़ गया, मतलब मेरा मन उठ गया उस चीज़ से। तो जब मेरा मन सीरियस करने का हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं घर वालों को अपना अगला लक्ष्य बताऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी एक पर्पस के लिए घर से पैसे ले चुका था और अच्छे खासे पैसे ले चुका था कोचिंग के पर्पस से। लेकिन फिर मेरा मन उठ गया उस चीज़ से, ठीक है। तो जब मैं सीडीएस के ऊपर मैंने फोकस करना चाहा तो मैंने नहीं खर्चे पैसे, ठीक है, ना मैंने घर से मांगे। तो मैंने जितनी भी अपनी तैयारी करी है मैंने फ्री सोर्सेज में से करी है, ठीक है। दोस्त थे गाइड करने के लिए, फ्रेंड्स थे बहुत सारे, ठीक है। लेकिन जितनी भी मैंने तैयारी करी मैंने कहाँ से करी? फ्री सोर्सेज से। तो मैं हमेशा से आपको फ्री सोर्सेज की तरफ ही पुश करूंगा। कोई बुक बोलूँगा तो कोई बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी आपको फ्री सोर्सेज की तरफ ही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो प्रॉपर बुक लिस्ट ले आऊँगा इन सब के लिए, साइंस कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, एंटायर एवरीथिंग। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से आपको एक चूज कर सकते हैं। अगर आपका तो बैकग्राउंड है, आपने एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो बेटा बहुत आसान चीज़ है, दोनों ही कर लेना। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो पॉलिटी को प्रेफर करना, ठीक है। क्योंकि इस बार इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन आए थे, हालांकि इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन इजी क्वेश्चन उसके लिए है जिसका बैकग्राउंड है इस चीज़ का। दूसरे के लिए तो वही है, भैंस वाला अक्षर क्या होता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर समथिंग है ना, जो चलती है वो चीज़। तो पॉलिटी आप प्रेफर कर सकते हैं। पॉलिटी बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा, चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, इट्स अ गुड सब्जेक्ट। बट अगर बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का तो यू कैन गो फॉर दिस वन एज वेल। देखो पॉलिटी को इग्नोर करना बेवकूफ़ी, बिकॉज पॉलिटी इज द इजिएस्ट, पॉलिटी इज द इजिएस्ट। देखो इन तीनों को इग्नोर कर नहीं सकते, पॉलिटी को करना नहीं क्योंकि इजिएस्ट है, स्ट्रेटेजी वाइज है। हिस्ट्री में आपके पास चॉइस है, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन नॉन रिवॉर्डिंग है। जितना आप एफर्ट हिस्ट्री पे लगाओगे बेटा आपको कभी भी इसके लिए इतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन जब भी मैंने पेपर दिया है सीडीएस का, ठीक है, तो उस समय हमारा अप्रोच अलग रहता था और मैं हमेशा कहता था कि यार हिस्ट्री पढ़ भी लूंगा तब कौन सा मेरे से क्वेश्चंस हो जाने हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये भी साथ में बताता हूँ कि बेटा करो मेहनत इसके ऊपर, तुम्हारे पास समय है तो मेहनत करो, ठीक है। लेकिन अगर समय आपके पास कम है तो एक बात याद रखना कि हिस्ट्री को अपनी लास्ट प्रायोरिटी रखना। क्यों रखना? देखो अगर तो आपका बैकग्राउंड है हिस्ट्री का देन द चॉइस इज टोटली डिफरेंट। आप शुरुआत ही हिस्ट्री से करो, है ना, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके अलावा फिर 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो। कौन कौन सी एनसीईआरटी? 6th 7th 8th एंड 12th, टोटल 6 एनसीईआरटीज बनती है। बुक लिस्ट में बता दूंगा आपको मैं इसके बारे में। लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं है तो बेटा तुम्हारा बहुत सारा टाइम हिस्ट्री खा जाएगी, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो हिस्ट्री को अपना बिल्कुल लास्ट में रखना, ठीक है। बुक्स क्या है, सोर्सेज क्या है, आई विल टेल यू, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस, मैं तो ये मतलब कहता हूँ कि मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री इस निम्बस के चैनल पे पढ़ा रखी है। कोई इच्छुक हो तो उस सीरीज को पक्का देखे। मैंने वो वीडियोस एक्चुअल में एनडीए के लिए बनाई थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। मैं आपको पिन पॉइंट कर सकता हूँ क्वेश्चन उस सीरीज में से।
80+ वीडियोज़ है उसके अंदर, और जिसको भी हिस्ट्री पढ़नी है प्रॉपर डिटेल में वो सीरीज़ मिल जाएगी आपको। आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइए, हिस्ट्री वाला पार्ट खोलिए, आपको मेरी फोटो मेरी वीडियोस दिखेंगी, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न सब कुछ है उसके अंदर। 80+ वीडियोस आई, कैसे 83-84 वीडियोस कुछ होंगी, आप उसको देखिए, कोई और सोर्स नहीं है बुक। फिर किताब को तुम छोड़ दो, फिर एनसीईआरटी का सब कुछ छोड़ दो, आप उस सीरीज को देख लो, दैट वुड बी इनफ। ठीक है। और दूसरा, ठीक है, ये समझ गया आप, ये 3 करने पॉलिटी छोड़ना नहीं है। अगर कर सकते तो इकोनॉमी करो, क्योंकि इकोनॉमी में टाइम नहीं लगता, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होता है इकोनॉमी में। मैं पढ़ाने में समय बहुत लगता है, ठीक है, पढ़ने में तो उससे भी कम लगता है, पढ़ाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं सबसे तेज यही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाता हूँ यहाँ पे क्लासेस में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो छोटा सब्जेक्ट है, आप कर सकते हैं। पॉलिटी भी बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बताया और बच्चा समझ गया। ठीक है, ऐसा है। बाकी 10 क्वेश्चंस आपके मिलिट्री नॉलेज के ऊपर भी आएंगे। तो बेटा करना क्या है, आपने मिलिट्री नॉलेज के ऊपर आपने स्पेसिफिक फोकस करना है जब आप करंट अफेयर्स करेंगे। कभी भी ना रैंडमली नहीं आते आपके क्वेश्चंस। ठीक है, जो करंट में चल रहा होता है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो क्योंकि तुम आर्मी एस्पायरेंट हो तो तुम्हें ये चीज़ें फैसिनेट करनी चाहिए, और अगर करती हैं तो उसके बारे में और डीप डाइव करो। मिलिट्री नॉलेज के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी है बेटा आपकी स्टैटिक जीके। ठीक है, अब होता क्या है कि हम ना ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते हम फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स याद करने। ठीक है, अब स्टैटिक जीके में याद रखना, इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जानवर पूछ लेते हैं, जैसे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। कौन सा जानवर कौन सी लिस्ट के अंदर है, एंडेंजर्ड है, कौन कौन सी क्लाइमेटिक प्रोटोकॉल्स वगैरह हो रखी हैं। तो याद रखना कि जब भी आपको ये सब पढ़ते हुए फैक्ट्स मिले ना, तो बेटा उन फैक्ट्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि हर बार मैं समझता हूँ कि 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आ जाते हैं। कोई पुरानी कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रमसार साइट्स है, ये बहुत ज़्यादा रैंडम स्टैटिक नॉलेज है। ये सब पढ़ते हुए ही, कोई सेपरेट स्टडी नहीं है इसके लिए। ठीक है, एफकेट के लिए सेपरेटली पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि एफकेट में ये सब करके दिमाग खराब होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बाकी सब कुछ करते करते आपका ये चीज़ें कवर हो रही हैं, तो दैट इज इनफ। ठीक है, तो ये रहना चाहिए बेटा आपका अप्रोच। ये है आपका कोर और ये है आपकी पेरिफेरल, जो इसके साथ जुड़ेंगे। ईजिएस्ट तो कोशिश करनी इसको करने की। इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो गो थ्रू द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और स्टैटिक और मिलिट्री नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। कोई भी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ आती है उसको इग्नोर नहीं करना है, साथ साथ में पढ़ना है अपने उसको। और हिस्ट्री में टाइम वेस्ट मत करना, मेरी गोल्डन टिप है आपके लिए। ठीक है, अगर तो इंटरेस्ट है पढ़ सकते हो करो, लेकिन लास्ट में करना है इसको। ठीक है, लास्ट में ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, दैट वुड बी इनफ। हिस्ट्री शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। बहुत कम लोग आपको ये बोलते हुए दिखेंगे, बट मुझे विश्वास है कि बिना हिस्ट्री के भी पेपर निकलता है। मेरा भी निकल रहा है, हमारे बच्चों का भी निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जो भी तैयारी करी, जो भी मेहनत करी, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ का याद रखना, ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, क्वालिटी से फ़ायदा होगा। तो क्वालिटी इज़ ऑलवेज अबव क्वांटिटी। तो याद रखना आपको क्या करनी है, आपको करनी है बहुत सारी रिवीजन। ठीक है, याद रखना एक बार जब पढ़ेंगे तो एक आपका होना चाहिए प्राइमरी सोर्स, एक बुक। ठीक है, इसके अलावा आपकी 2 रिवीजन होनी चाहिए, उसके अलावा एक होनी चाहिए आपकी फाइनल रिवीजन पेपर से पहले। तो आपको कम से कम 4 बार एक टॉपिक को पढ़ोगे तब जाके पेपर में क्वेश्चन करने की हालत में रहोगे। ठीक है, और याद रखना उस फाइनल रिवीजन के बाद यू नीड टू टेस्ट योर वाटर्स बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। इसका मतलब है कि आपको देने चाहिए बहुत सारे मॉक्स। ठीक है, और मॉक्स यानी कि मॉक पेपर। ठीक है, जो कि निम्बस तो पेपर से 2 महीने पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इस स्लाइड के एंड में कुछ नंबर्स होंगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, फैब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, 10 टेस्ट, हिस्ट्री, जो भी आपके मतलब हम उस समय प्लान करते हैं ना कि हमने कितने फुल लेंथ करवाने हैं, हम फिर सब्जेक्ट वाइज भी करवाते हैं। तो एंटायर टेस्ट सीरीज विल बी अवेलेबल फॉर यू। आप इवन ऑफलाइन आके पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट योर वाटर्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि आप मॉक्स दीजिए और मॉक्स की करिए एनालिसिस। याद रखना मॉक्स के जो एनालिसिस से आप सीखेंगे वो नॉलेज इनडिस्प्यूटेबल है। मतलब वो नॉलेज ऐसी है कि अब वो आपके दिमाग में होता है ना कि दिमाग से गुजरना,
एक होता है गढ़ जाना, तो नॉलेज आपके दिमाग में गढ़ जाएगी जब आप मॉक टेस्ट में गलती करेंगे और आप उसकी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। याद रखना, हम सही करके चीज़ें कम सीखते हैं, हम गलत करके, जो इंसान है, इंसान क्या करता है, गलत करता है फिर उसको सही करता है, फिर उसके दिमाग में उसको लगता पता है कि हाँ इस रास्ते नहीं जाना है। जानवरों का अलग सिस्टम है, अगर आप एक गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये भी यही पता होने का कि ये गलती है, तो आप जानवर हैं, फिर आप इंसान नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन एक अच्छा इंसान या एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो इन चीज़ों को करके, ठीक है, एनालिसिस करके सीखता है। एंड वंस यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, you know that it is a mistake, you will not repeat it again. This is the quality of humans, and I believe if you have watched this video till this point, आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं तो आप ह्यूमन ही हैं, ठीक है। और ध्यान देना इस चीज़ का, ठीक है। मॉक करना है, एनालिसिस करना है, याद रखना इसमें सब्जेक्ट वाइज मॉक भी देने हैं और फुल लेंथ मॉक्स भी आपको देने हैं, ठीक है। हम बहुत जल्दी आपको पढ़ाना भी शुरू कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो वो भी आपके लिए एक बहुत तगड़ी रिवीजन रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि क्वेश्चन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ सीखा है मैंने। आपके पास नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने की प्रैक्टिस नहीं है, आपको विद इन गिवन टाइम में आपको क्वेश्चन करने की आदत नहीं है, आपके सिटिंग आवर्स नहीं है, तो बेटा आप 6 घंटे का पेपर कैसे दोगे वहाँ बैठ के, ठीक है। याद रखना पूरी पूरी दिहाड़ी लगती है वहाँ पे, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है पूरा का पूरा काम यहाँ पे, तो ध्यान देना है मतलब इन चीज़ों का आपने। तो दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। एंड ये 2 नंबर्स हैं आपके सामने। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, आपको पर्सनली किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी करनी है, आपका एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट है, सीट्स को लेकर डाउट है, स्ट्रेटजी को लेकर कोई डाउट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारे एकेडमिक काउंसलर्स के नंबर है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे वो गाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी है, मेरे से कुछ पूछना है, जैसे आपको मैंने बोला हुआ है, किसी को बुक लिस्ट चाहिए तो ज़रूर एक कमेंट ड्रॉप करें, मैं बुक लिस्ट के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिख दूंगा। और पर्टिकुलरली कोई और डाउट है आपको CDS के बारे में, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।